बिहार विशेष के नेक्स्ट अध्याय में देखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे बिहार विशेष से। ये जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर का, जो इससे पहले 66 में पूछा गया था, तो उसी के आधार पर हम लोग जो प्रश्न बन सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, जिनकी संभावना है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखा जाए, इसमें पहला प्रश्न हम लोग 28 में देखेंगे, बिहार में कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन में है गया है, पटना है, भागलपुर है और बोधगया है। तो कह रहा बिहार का कौन सा शहर है, तो वह हो जाएगा राजगिरी हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में तो कोई भी राजगिरी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। राजगिरी कैसे हो जाएगा कि देखा जाए कि जो राजगीर के नाम से जाना जाता है, वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो आज ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जैन, बौद्ध, हिंदू का तीर्थ स्थान रहा है, जिसका जिक्र बात की जाए तो अर्थवेद में भी, ऋग्वेद में भी, महाभारत, रामायण, इन सभी में आता है। यहाँ तक क्या बात की जाए कि जो जरासंध का जो अखाड़ा है यहीं पर है, राजगीर में ही अवस्थित है, जहाँ पर कहा जाता है कि जरासंध ने श्री कृष्ण को हराकर मथुरा से द्वारका जाने के लिए विवश किया था। बुद्ध के द्वारा भी यहाँ कई वर्षों तक बुद्ध यहाँ पर ठहरे थे, महत्वपूर्ण उपदेश भी उन्होंने दिया था। तथा एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे और था कि जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वह 1883 ईस्वी में हुई थी। इस पहली बौद्ध संगीति का जो अध्यक्षता जो किया गया था वह अजातशत्रु के दिए थे। तो जो इसका ट्रिक है एक तरह से, जो पहली बौद्ध संगीति, दूसरी तीसरी, तो आजकल अशोक किसका, तो ऐसे होता है अजातशत्रु। तो अगर कभी भूल गए तो थोड़ा ध्यान में रखें, तो वही अजातशत्रु के नेतृत्व में किया जाता है। जो इसकी अध्यक्षता वह महाकश्यप करते हैं, तो यह ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 29 में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य में थे। तो इससे पहले जो प्रश्न था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो बिहार के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो कौन होते हैं, पहले मुख्यमंत्री, उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पहले जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है वह 1884 ईस्वी में होता है। 1884 ईस्वी में कहाँ होता है, बिहार के सिवान जिले में होता है, जो जीरादेई नामक गाँव है। यह आपको सारण तिरहुत में पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन सारण में ही पड़ता, तो सारण में है ही है। बिहार के सिवान जिले में बस सारण से आप कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो सिवान मिलेगा, और सिवान से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको गोपालगंज मिल जाएगा, तो वही है। सिवान से ऊपर यानी कि सारण में है, तो ध्यान में रखिएगा। सॉरी, मतलब सिवान में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ। पिता महादेव सहाय थे। बोला जाता है इनके पिता के बारे में कि वो काफ़ी विद्वान थे। वह फारसी का बोला जाए, संस्कृत का काफ़ी बड़े विद्वान थे। उन्होंने फिर 1934 ईस्वी में बोला जाता है, आपको यह पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे युवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बने थे, 1934 में बने थे। फिर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक ये रहे थे, 40 से 46 तक ये कंटिन्यू रहे थे, तो इनके रूप में भी इसलिए भी इनको जाना जाता है। तो मुख्य रूप से ये प्रश्न पूछने का है, तो किस राज्य से थे, वह बिहार थे। बिहार का कौन सा था, सिवान जिला था। और ये सिवान जो है कौन सा प्रमंडल एडमिनिस्ट्रेशन में पड़ता है, यह सिवान पड़ता है, सिवान एडमिनिस्ट्रेशन में ही पड़ता है। सिवान के ऊपर आप आ जाइए तो उसके ऊपर हो जाएगा गोपालगंज, और सिवान के जस्ट नीचे हो जाएगा सारण हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 में आ जाइए, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। अब देखिए, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या था, 16वां अधिवेशन, तो वह जो होता है वह होता है हजारीबाग में होता है। लेकिन यह जो छात्र सम्मेलन का गठन कब होता है, तो अगर बात की जाए तो बिहार छात्र सम्मेलन का जो 16वां अधिवेशन वो तो हजारीबाग में जरूर होता है, लेकिन किनकी अध्यक्षता में, श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में हुआ जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, बिहार छात्र सम्मेलन, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना है वह 1906 ईस्वी में ही हो जाती है। इसका जो पहला सम्मेलन होता है वह पटना कॉलेज में ही आयोजित होता है। और बोला जाता है इस आयोजन जो होता है, इसमें जो इसकी स्थापना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अहम भूमिका रहता है, क्योंकि वो प्रसाद ने ही क्या किए थे, बिहार छात्र सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ध्यान में रखेंगे, वह हो जाएगा हजारीबाग। और कौन किए थे उसका, वह किए थे श्रीमती सरला देवी। नेक्स्ट 31 में आते हैं, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल का प्राचीन संस्कृति क्या है। देखिए, बिहार का जो चिरांद, ये चिरांद है कहाँ, अगर आप चिरांद की बात की जाए तो यह सारण जिले में। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जो सारण है वह एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी प्रमंडल में आता है। उसी सारण में जिस तरह देखिए, ये जो इस तरह से ये बिहार का जो मैप है ना, यहाँ सारण हो जाएगा, यहाँ सिवान हो जाएगा, इधर गोपालगंज हो जाएगा। तो यही सारण के चिरांद नामक गांव में, जो सारण जिला है उसी का चिरांद एक जगह है, उसी जगह पर नवपाषाण युग का यहाँ पर क्या मिला है, स्थलाकृतियाँ मिला है, बहुत सारे अवशेष मिले हैं। तो 1662 ईस्वी में यहाँ पर खुदाई हुआ था। उसी खुदाई में क्या हो गया, लगभग 2500 से 1345 ईसा पूर्व नवपाषाण कालीन अस्थियाँ प्राप्त हुई है। और जो इसमें एक और क्या प्राप्त हुआ, यह काले चित्रित मृद भांड प्राप्त हुए। तो हो सकता है प्रश्न आपको देखने को मिल जाए कि जो बिहार के चिरांद में कौन सा तत्व अधिक प्राप्त हुआ है पदार्थ, तो वह हो जाएगा काले चिरांद मृद भांड, वह प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट आते हैं 32 में, बाबा ठाकुर दास। तो बाबा ठाकुर दास पटना के किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुर दास का जो संबंध है वह पटना में हुआ रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की। याद करिए रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना कब और किन परिस्थिति में? ये वही है विवेकानंद के द्वारा, जो 20 से 23 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं, पूरे विश्व भ्रमण पर निकलते हैं। शिकागो में विश्व सम्मेलन होता है, वहाँ जाते हैं, फिर भारत की एक अलग पहचान मिलती है, और वही 1896 ईस्वी में, वही 96-97 में इनके द्वारा कोलकाता में पश्चिम बंगाल में क्या किया जाता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। और उस बाबा ठाकुर दास के द्वारा पटना में इस सोसाइटी की स्थापना रामकृष्ण मिशन के द्वारा की जाती है। तो ध्यान में रखिएगा। ऊपर है सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। याद करिए सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में गठन किया जाता है। अब जब गठन करते हैं, मुख्य रूप से जो युवा रहते हैं उसको सार्वजनिक ज्ञान को लेकर यह इस सोसाइटी का गठन किया जाता है। उसमें फिर आप देखेंगे कहानी आ जाएगा, जो इंजीनियरिंग में ये नगर पालिका में होते हैं वो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले के सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी में जब वह एंट्री करना चाहते हैं तो वह पद उन्हें छोड़ने पड़ता है, तब वो इनके देते हैं। तो इस प्रकार से वह इसमें कहा जाता था जो इस सोसाइटी के सदस्य होते थे उसमें 100 रुपये प्रति माह उनको देखभाल के लिए, परिवारों को देखभाल के लिए भी उसे दिया जाता था। मुख्य उद्देश्य यही था युवाओं को सार्वजनिक जीवन में प्रशिक्षित करना। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो गोपाल कृष्ण को एक सेवा सदन, सेवा समिति, देखिए सेवा समिति से याद आता सेवा सदन का, जिसकी स्थापना बहराम जी मालवारी जो दादा भाई नौरोजी के राइट हैंड्स कहा जाते थे, इन्होंने विधवा विवाह, बालिका विवाह पर काफ़ी अहम योगदान दिया था। तो विधवा विवाह के लिए, बालिका विवाह के लिए तो इन्होंने मतलब बहुत हद तक कानूनी रूप से भी सपोर्ट किया। किस तरह से? फिर सोशल सर्विसेज लीग की स्थापना तो आपको पता ही होगा 1911 ईस्वी में नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या होता है? सोशल सर्विसेज लीग का जो अकाल महामारी ये हो गया, मतलब जो भी प्राकृतिक घटनाओं हैं उसके कारण जो पीड़ित है लोगों को राहत देने के लिए एम.एन. जोशी, जो एम.एन. जोशी के रूप में नारायण मल्हार जोशी, वही नारायण मल्हार जोशी हैं जो 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय के साथ क्या करेंगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना भी करेंगे। तो ये तो अच्छा ऑप्शन में उसकी चर्चा हम लोग कर दी। लेकिन इस प्रश्न का जो उद्देश्य पूछने का था, बाबा ठाकुर दास पटना की किस सोसाइटी की स्थापना करते हैं? वह करते हैं रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना, जिस मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया जाता है। जब वो जाते हैं कहाँ, ये शिकागो में जाते हैं, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। उसके बाद काफ़ी अहम योगदान इनका देखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे 33 में, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी हम लोग चर्चा किए थे, इससे पहले के जो चैप्टर हुआ था उसमें जब हम लोगों ने अध्ययन किया था तो देखा था कि बिहार के जो प्रथम जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे 1947 से 61 तक रहते हैं, वह थे श्री कृष्ण बाबू जी थे, है ना। श्री कृष्ण सिंह, उसको बाबू के नाम से भी प्रसिद्ध थे, श्री कृष्ण सिंह वही थे। उन्हीं के नेतृत्व में क्या कहता है 1947 से 1961 तक रहते हैं। और उन्हीं के जो क्या थे, करीबी थे अनुग्रह नारायण सिंह, जो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का पद उन्हीं के पास में रहता। और उस समय जो प्रथम राज्यपाल के रूप में आते हैं वह जयराम दास दौलत राम आते हैं। आपको पता होगा श्री कृष्ण सिंह आगे क्या करते हैं, वह जो CR दास के द्वारा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है, उस स्वराज पार्टी की एक शाखा जब बिहार में आती है उस पार्टी का वह नेतृत्व भी करते हैं। तो प्रश्न यह भी देखने को मिलता है कि बिहार में स्वराज पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो वह हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। फिर आप आगे देखेंगे कि गांधी जी के कहने पर नमक सत्याग्रह में यह मुंगेर के गंगा नदी पार कर वह गढ़पुरा में जाकर नमक भंग आंदोलन भी तोड़े थे। ये था इनका हिस्ट्री, जिसमें हम लोग देखेंगे श्री कृष्ण जी के बारे में। श्री कृष्ण जो बाबू थे उनका जो जन्म है वो शेखपुरा के मौर गांव में हुआ था। बड़ी विहार चौक पे इनकी प्रतिमा भी लगाई गई है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 में, वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो वर्ष 2011 में बिहार में कितने, तो 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या। सबसे पहले शेखपुरा में 6,36,000, शिवहर में 6,56,000 और अरवल में 6,99,000। और फिर और भी बात करें, सबसे सर्वोच्च जनसंख्या किसका है? वह है 58,38,38,000 पटना का है। सेकेंड नंबर पर पूर्वी चंपारण का 50,99,000 के साथ आता है। और थर्ड नंबर पर है मुजफ्फरपुर का। तो ये 3 है, याद रखेंगे। अगर 3 सबसे कम पूछा तो सर्वश्रेष्ठ भी याद होना चाहिए, कि जिसमें पटना हम लोग जाने सबसे ज़्यादा कितना, 58,38,000, पूर्वी चंपारण 50,99,000, मुजफ्फरपुर वह 48, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो बिहार की टोटल जनसंख्या वह भी हम ध्यान में रखेंगे। बिहार की टोटल जनसंख्या 10,40,00,000 है ना, 10,40,00,000 और समथिंग 452 है। ये तो ध्यान में रखिएगा, 10,40,00,000, ये मतलब पूरा डिजिट आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है प्रश्न आपको आगे कभी देखने को मिल जाए। तो ये था क्रम हम लोगों ने जाना। फिर नेक्स्ट देखते हैं 35 में, बिहार में निम्नलिखित किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है?
तो बिहार के किस राज्य का उत्पादन सबसे अत्यधिक है प्रति हेक्टेयर, हुआ है मक्का का। देखिए मक्का का, हालांकि चावल का भी आपने देखा होगा कि बिहार का जो कृषि कर्मण पुरस्कार है जो 5 बार दिया गया, और वह इसलिए दिया गया ताकि वो जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न पदार्थों के उत्पादन में सबसे उज्ज्वल रहा है। जिसमें हाल ही में जो 17-18 में जो कृषि कर्मण पुरस्कार मिला वह गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के लिए मिला, लेकिन कहा कि अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अधिक वह मक्का रहा। मक्का का जो उत्पादन की बात की जाए तो यह 38.46 लाख टन रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और थोड़ा सा जो ऊपर हम लोग जो देखे थे, एक चर्चा जो आया था बिहार की जनसंख्या से रिलेटेड 10 लाख से कम, तो यह भी ध्यान में रखेंगे जो बिहार की जो जनसंख्या था वो करीब 10,40,000 तो हम लोग देखे ही थे, और लास्ट में 452 डिजिट था, ये था उसका। बीच वाला थोड़ा सा ध्यान में नहीं, आप एक बार देख लेंगे। और ये जो पूरे क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया 12वां स्थान पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से 3रा स्थान पर है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, कौन सा जिला में है, तो आप देखेंगे बिहार के पटना में सबसे अत्यधिक था। उसके बाद सेकेंड नंबर पर पूर्वी चंपारण था, थर्ड नंबर पर मुजफ्फरपुर था। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन सी है, काफी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में है बी, मधुबनी या दरभंगा। मधुबनी हालांकि सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया 76.8 लाख टन के साथ, और उसके बाद दरभंगा है। तो ये दोनों हैं, और आपको पता होगा दरभंगा क्या है, मछली पालन के साथ साथ में इसमें फ्लोटिंग सौर प्लेट की भी स्थापना की गई, जिसमें 1.6 मेगावाट बिजली उत्पादन की बात चल रही है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आने वाला टाइम में भी पूछा जाए। और आपको ये तो पता होगा ना, मधुबनी दरभंगा था। एक ऑप्शन में पूर्वी चंपारण भी, आगे चर्चा करेंगे इसकी। 37 में है उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग में दालें की कौन सी स्थान है। कह रहा है कि उत्पादन की दृष्टि से बिहार में शीर्ष रैंकिंग की दालें कौन सी है, कौन सा दाल सबसे शीर्ष रैंकिंग उत्पादन किया जाए। ऑप्शन में है मसूर, चना और मूंग, यही 3 जो ऑप्शन में है किसी में दिया। तो ये जो मूंग और मसूर है ना, ये आपको क्या है, शीर्ष श्रेणी रैंकिंग में दालें में सर्वश्रेष्ठ है उत्पादन क्षेत्र में। ऐसा नहीं कि आप मार दीजिएगा क्या, चना मार दीजिएगा। तो मूंग और मसूर है, ये दोनों सर्वश्रेष्ठ स्थान बिहार हासिल किया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे 38 में हम लोग देखेंगे बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला। तो बिहार के गन्ना उत्पादन में वह हो जाएगा तिरहुत एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रमंडल के पश्चिमी चंपारण। ये वही पश्चिमी चंपारण है, आपको ये पता होगा। ये पर्णपाती वन के लिए भी जाना जाता है। सब सर्वाधिक वन 2 क्षेत्र आता है, पश्चिमी चंपारण और कैमूर आता है, और पर्णपाती वन के लिए भी यहाँ जाना जाता है। यहाँ पर सिर्फ ये तो गन्ना के साथ साथ में ये बासमती चावल के लिए भी उत्कृष्ट है। तो बासमती चावल तथा गन्ने के लिए यह पश्चिमी चंपारण जाना जाता है। नेक्स्ट 39 में देखेंगे बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र है। तो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र है, तो वह हो जाएगा रोहतास। जो रोहतास जिला है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये वही रोहतास, ये पटना प्रमंडल में आता है। यहाँ पटना हो गया, पटना के बगल में, पटना से आप पीछे आ जाएंगे तो भोजपुर और बक्सर मिल जाएगा, उसके नीचे आ जाएंगे तो कैमूर और रोहतास मिल जाएगा। तो ये रोहतास में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबसे अधिक नहर सिंचित। चलिए एक चर्चा और कर लेते हैं। हाँ, जब नहर की बात हुई तो ये भी जान लेते हैं कि खेती किए गए क्षेत्रफल में कितने % भूमि पर सिंचाई उपलब्ध है। तो 63% भूमि पर सिंचाई उपलब्ध है, जितना बिहार में खेती किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि जो बिहार में जो खेती मतलब 63% में कितना आता है, लगभग 47.44 लाख हेक्टेयर भूमि आ जाता है इतना में। और आपको पता होगा ना, पूरे भारत का है जो 32 पॉइंट समथिंग इतना हेक्टेयर कर है ना, इतना लाख हेक्टेयर पूरा भूमि है, और वर्ग किलोमीटर की बात की जाए। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे, ये हम लोग जाने थे कि भारत में 63% जो भूमि है वो सिंचाई योग्य है, जिसमें से 47.44 लाख हेक्टेयर भूमि योग्य। अब इसमें जानेंगे कि जो सिंचाई योग्य, सबसे ज़्यादा सिंचाई बिहार में किन चीज़ों से किया जाता है। तो प्रथम स्थान पर है नहरों के द्वारा। नहरों से ऊपर आ जाइए, सबसे ज़्यादा नहरों के द्वारा 27.47% नहरों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, ये मतलब नहरों के द्वारा ये 27 है, सबसे ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा नलकूपों से किया जाता है। नलकूपों का योगदान है 61.39%। तो ध्यान में रखेंगे सबसे ज़्यादा नलकूप सेकेंड नंबर पर है नहर के द्वारा, और थर्ड नंबर पर है तालाब एवं अन्य स्रोत से 11 पॉइंट समथिंग %। तो सबसे ज़्यादा नलकूप 61%, सेकेंड नंबर पर नहर 27%, और बाकी तालाब एवं अन्य क्षेत्रों से शेष 11%। नेक्स्ट, बिहार में वे जिले कौन से हैं जो 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर रहा। अब देखिए, जैसे ही साक्षरता की बात आ जाती है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जो बिहार है, बिहार में जनसंख्या हम लोगों ने देखा था कितना है, 10,40,00,000 के साथ में क्या है, वह तृतीय स्थान पर है। जिसमें से हम लोगों ने जाना था कि सबसे ज़्यादा साक्षरता अगर बिहार की बात की है तो बिहार में जो साक्षरता है वह 71 पॉइंट समथिंग % साक्षरता है, नहीं 71.20% पुरुष साक्षरता और 51.5% महिला साक्षरता है। इसके साथ में हम लोगों ने यह देखा था
क्या देखा था कि जो सबसे अधिक साक्षर है, सबसे अधिक, ग्रामीण नहीं करें, सबसे अधिक रोहतास है। और पुरुष की बात की, पुरुष भी रोहतास, महिला में भी रोहतास। सबसे कम साक्षरता पूर्णिया में है, यह पूर्णिया एडमिनिस्ट्रेशन में आता भी है, परमंडल में आता। और महिला कम साक्षरता क्या पूर्णिया में? नहीं, महिला सबसे कम साक्षरता में बात किया तो वह सहरसा जो कोसी में, वहाँ आ जाता है। तो यहाँ पर लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि 2001 और 11 के में सबसे कम ग्रामीण साक्षरता कहाँ रहा था, तो वह किशनगंज और सहरसा का रहा था। सहरसा का मात्र 41 पॉइंट समथिंग परसेंट, किशनगंज का 56%। ये था ग्रामीण महिला साक्षरता। और बात की जाए कुल ग्रामीण साक्षरता का जो दर है वह बहुत ही कम है। पुरुष में ग्रामीण साक्षरता की बात किया तो 57% और वही महिला में 29%, तो काफ़ी दर है। लेकिन अगर वही कुल शहरी में अगर हम देखेंगे तो काफ़ी पुरुष का ज़्यादा है और 79 और महिला का 62, लेकिन ग्रामीण स्तर में कम डाटा देखने को मिला। ये ध्यान में रखेंगे कि सबसे ज़्यादा साक्षरता, सबसे कम साक्षरता तथा ग्रामीण को भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट आते हैं 41 में, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 18-19 में स्थिर कीमत पर क्या रही थी। देखिए, ये स्थिर कीमत है, इसकी चर्चा हम लोग क्या किए हैं, इकोनॉमिक्स क्लास में भी किए कि स्थिर कीमत और बाजार कीमत क्या होता है। मूल्य दो प्रकार से निर्धारण होता है। किसी भी देश का राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम है, जो दो चीज़ों पर निर्धारित किया जाता है, एक स्थिर कीमत पर, एक बाजार कीमत। स्थिर कीमत में मुद्रास्फीति को स्थिर रखा जाता है, महंगाई को स्थिर रखा जाता है। बाजार कीमत में मुद्रास्फीति को जोड़ा जाता है, यही अंतर रहता है। इसलिए स्थिर कीमत पर जितने भी निकाला जाता है, जीएसडीपी हो जाए, एनएसडीपी हो जाए, वो कम रहेगा और वर्तमान मूल्य पर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मुद्रास्फीति जुड़ जाता है। मुद्रास्फीति जुड़ने के कारण जो महंगाई रहता है वो उसमें ऐड हो जाता है। तो वही करा 2018-19 में स्थिर कीमत पर क्या था, तो स्थिर कीमत पर 10.53% पड़ा था। अब ये जानना भी जरूरी है कि स्थिर कीमत वर्तमान कीमत पर क्या था, वर्तमान कीमत पर 15.1% 18-19 में था। यह 19-20 में बढ़ के हो गया, कितना हो गया, 19-20 में 15.4% हो गया। और अभी अब आपको पता होगा कि जीएसडीपी में जो बढ़ोतरी हुआ वह 2.5% बढ़ोतरी रहा। अब हम लोग तो ये जान लिए कि अर्थव्यवस्था का विकास दर क्या रहा, तथा यह भी हम लोग जानेंगे कि जो बिहार की जो है जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या रहा है। तो जीएसडीपी बिहार का उस भी जान लेंगे। तो सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी है, वह बात की जाए तो ये कितना रहा है, मतलब कहिए कि एक 618.83 हज़ार करोड़ रहा है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि जो भारत का जीएसडीपी, ये बिहार का जो जीएसडीपी सकल घरेलू उत्पाद 2021 में कितना रहा, हुआ रहा 618.83 हज़ार करोड़ रहा। ये वर्तमान कीमत पर, और स्थिर कीमत पर रहा 619.68 हज़ार करोड़। सब जो भी है हज़ार करोड़ में है, तो कन्फ्यूज नहीं होना। तो ये ध्यान में रखेंगे। पहला हम लोगों ने क्या देखा, पहला हम लोगों ने देखा कि बिहार का जो जीएसडीपी है वह 618.63 हज़ार करोड़, ये वर्तमान कीमत पर, वही 419.68 यह रहा है स्थिर कीमत पर। ये जीएसडीपी हो गया। अब हम लोग देखते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब दूसरा हम लोग देखते हैं नेट, यानी कि नेट मतलब निवल, एनएसडीपी, निवल राज्य घरेलू उत्पाद। तो निवल राज्य नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएसडीपी। जिस प्रकार से हम लोग देखे थे ना, एनएनपी और जीडीपी निकाला जाता था, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक उसी प्रकार है बिहार राज्य का तो स्टेट का तो एनएसडीपी हो जाएगा। तो यह कितना रहा वर्तमान पर, वह रहा 566 याद रखिए, 566.47 हज़ार करोड़ रहा वर्तमान कीमत पर। और ये स्थिर कीमत पर रहा 779.55 हज़ार करोड़। तो ये जीएसडीपी देख लिए, एनएसडीपी देख लिए। और तीसरा हम लोग थोड़ा प्रति व्यक्ति आय भी देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय जीएसडीपी पे कितना रहा है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर, वह रहा है 50,555 रुपया प्रति व्यक्ति आय रहा है वर्तमान कीमत पर। ही स्थिर कीमत पर बात की जाए तो वह 34,314 रुपया रहा, वह स्थिर कीमत पर रहा। ये तो प्रति व्यक्ति जीएसडीपी पे आ गया। अब प्रति व्यक्ति आय एनएसडीपी पर निकाल दीजिए। एनएसडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर, तो स्वाभाविक सी बात है कम आएगा नेट, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता था, जो सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जाता था उसमें वो क्या कहता था, उसको हटाया जाता था, इसलिए वो दाम क्या होता था, कम होता था। स्वाभाविक सी बात इसमें कम मिलेगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 46,292 रुपया और स्थिर कीमत पर 31,017 रुपया। तो ये चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो वित्तीय वर्ष 2020-21 है, जो 2020-21 है, वह सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत भरा है, वह 2.5% बढ़ा है। ये तो क्रम था। तो एक क्रम और भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। क्या रख लेना है कि जो प्राथमिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान रहा है, यह भी प्रश्न देखने को मिलता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, याद करिए। प्राथमिक क्षेत्र की चर्चा किए थे, जिसमें कृषि एवं वानिकी क्षेत्र आता है, जो प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र जिसमें निर्माण एवं विनिर्माण से संबंधित आता है, इसमें फैक्ट्री वगैरह आता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान जीएसडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो योगदान रहा, हुआ 19.2% रहा है। और द्वितीय का यानी कि
जो औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र का उसका पॉइंट रहा 19.5% रहा। सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का रहा 61.2%। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप इकोनॉमिक्स देख रहे हैं तो कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं देखें तो क्लास पहले जाकर देख लीजिए, थोड़ा समझने में आसानी होगा। नेक्स्ट 42 में देख लीजिए। 42 में है बिहार राज्य का सकल घरेलू GSB है। क्या GSB है? कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या हो जाता है, यानी कि सकल मूल्य वर्धित ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसमें हम लोग देखते थे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों को क्या किया जाता था, तीनों क्षेत्र को उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य होता था, यानी तीनों को जोड़ दिया जाता था। तो वही करेंगे। तो 17-18 में वह कितना रहा, यह इस ऑप्शन में से कोई नहीं है, 22% रहा था। तो GSDGVA निकालने के लिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चौथे को जोड़ देंगे, औसत निकाल देंगे, फिर उसका तुलना कर रहा है किसके क्षेत्र से कर रहा है, कृषि और संबंध क्षेत्रों से। तो निकाल देंगे कृषि और संबंध, कृषि और वानिकी क्षेत्र में। तो प्रथम अभी हम लोग देखे थे 19.2% रहा प्राथमिक क्षेत्र का, तो उसका उससे तुलना करके हम निकाल भी सकते हैं, कोई इसमें तुमत की नहीं। तो क्या रहा था 18-19 में 22% रहा था। नेक्स्ट देख लेंगे 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या था। बिहार राज्य में 2019 में बिजली की क्षमता रहा था 2018-19 में 4767 मेगावाट रहा था। 19-20 में कितना हो गया था, यह हो गया था 6731, यानी 6731 मेगावाट। लेकिन अभी हाल ही में 2021 में यह जो हो गया, यह कितना हो गया, 6422 मेगावाट हो गया। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 44 में कह रहा है किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18। आपको पता होना चाहिए कि जो बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार वह 5 बार मिला। पहला कब मिला था, वह 2011-12 में मिला था। किसके लिए, वह चावल की खेती के लिए, चावल के सबसे अधिक उत्पादन के लिए। क्योंकि कृषि कर्मण पुरस्कार कृषि के उत्पादन एवं उत्पादन और उत्पादकता के बढ़ोतरी के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ करता उसको दिया जाता है। इस क्षेत्र में उत्पाद और उत्पादन के लिए दिया जाता है। जो जिस क्षेत्र में जो खदान में, जिसमें खदान में चावल हो गया, खदान में कौन कौन आ गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया। हालांकि मक्का, राई ये सब तो मोटा अनाज में, लेकिन खदान फसलों का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें से चावल, गेहूँ, मक्का ये शामिल है। तो पहला जो मिला था 2011-12 में बिहार को मिला था चावल की खेती के लिए। उसके बाद फिर मिला था 2012-13 में गेहूँ के लिए मिला था। फिर 15-16 में मक्का के लिए मिला, 16-17 में भी मक्का मिला, 17-18 में गेहूँ के मिला, शायद 2021 में वो दिया गया। इसमें जो दिया जाता है 2 करोड़ रुपये का राशि दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और आपको यह भी साथ में रखना है कि कृषि कर्मण पुरस्कार के साथ साथ में भारत के और 4 किसानों को भी क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था उत्पादक तथा उत्पादकता के लिए, सर्वश्रेष्ठ उत्पादन और उत्पादकता के लिए, जिसमें से 2-2 लाख रुपये उनके अकाउंट में चारों किसानों को भेज दिया गया था। 4 किसानों का चयन हुआ था। तो इसमें कह रहा 2017-18 में वो गेहूं के लिए मिला था। नेक्स्ट कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए। प्रविष्ट का मतलब होता है प्रवेश करना। कब प्रवेश किए थे, याद करिए। वीर कुंवर सिंह जो क्या करते हैं कि वह बिहार के 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। किस प्रकार से 25 जुलाई 1957 से दानापुर में सिपाही विद्रोह करते हैं। उसके बाद भी गंगा नदी पार कर वह जाते हैं। फिर वहाँ पर क्या होता है, इनका सपोर्ट मिलता है, किनका, वीर कुंवर सिंह का सपोर्ट मिलता है। फिर धीरे धीरे वो वहाँ से वहाँ के जो कैदी होते हैं वो जेल पर भी आक्रमण करते हैं, जेल के कैदियों को छुड़ाते हैं, इस पर पूरा नेतृत्व करते हैं। फिर वह क्या होता है, 22 अप्रैल को घायल स्थिति में वह जगदीशपुर पहुँचते हैं और ब्रिटिश झंडा को उतार कर और अपने झंडा को, भारतीय झंडा को लगाते हैं और 23 अप्रैल को अपना क्या पहुँचते हैं, अपना राज दरबार पहुँचते हैं। और कुछ दिन बाद, क्योंकि वो घायल रहते हैं, कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वही करा कब प्रविष्ट हुए थे। तो इस प्रश्न का 45 का जो सही जवाब होना चाहिए वह ए होना चाहिए। 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट किए थे, 23 अप्रैल को फिर वो अपने महल में गए थे। फिर कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। 26 में देखिए 1904 में, क्योंकि आपको पता होगा ना कि जब हम लोग 1857 की क्रांति अध्ययन कर रहे थे तो एक ब्रिटिश अधिकारी ने इन्होंने कहा था कि एक वृद्ध व्यक्ति काश अगर युवा अवस्था में होता तो क्रांति का नेतृत्व कुछ और होता, क्रांति का कुछ रिजल्ट है जो उसका देखने को कुछ और मिलता। कितने 80 वर्ष की अवस्था में होते हुए भी इस तरह से वो युद्ध किए थे कि अंग्रेज भी उनको देखकर सचकित हो गए थे। इतने साहस, इतने वीरतापूर्वक, इतने धैर्यतापूर्वक जो अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने किया था। क्योंकि उसी दरमियान में देखे थे घटना हुई थी ना, जिनमें बायां हाथ काटकर उनको गंगा नदी में फेंकना पड़ा था। तो 1904 में देवघर गोल्डन लीग की स्थापना की गई। तब गोल्डन लीग क्या है, गोल्डन लीग के बारे में हम लोग जानेंगे। गोल्डन लीग है जो 1904 ईस्वी में अंग्रेजों का बहिष्कार करना, स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इसका जो देवघर में इसका क्या किया गया था, मतलब इसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखेंगे गोल्डन लीग की स्थापना देवघर में की गई थी। वही भागलपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व 1906 ईस्वी में देखेंगे कौन करेंगे, आकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी करेंगे और अन्य समर्थक के साथ आएंगे। हालांकि ज़्यादा समर्थक जो भी कॉलेज के छात्र होते हैं वही अपने स्वदेशी का व्याख्यान करते हैं। अधिकांश समर्थक कॉलेज के होते हैं। और आपको एक पता होना चाहिए कि यही पटना के एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम होता है
नौबतपुर होते हैं, नौबतपुर का वो निवासी होते हैं, नाम होता है तुलसी सिंह। वो स्वदेशी आंदोलन से काफ़ी प्रभावित होते हैं। पटना में का एक काफ़ी जोरदार भाषण देते हैं, काफ़ी वो इतना प्रभावित होते हैं कि ज़बरदस्त एक भाषण देते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। 1904 ईस्वी देवघर गोल्डन लीग ब्रिटिश बहिष्कार आंदोलन का के लिए प्रेरित किया था। कहाँ किया गया था? बंगाल में, पंजाब में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बिहार में। बिहार के कहाँ? वो देवघर था, वो हम लोगों ने देखा। कहा जाता है कि इस आंदोलन में जो मतलब बढ़ चढ़ कर जो काफ़ी योगदान था वह रहा सुरेंद्र बनर्जी जी का भी रहा, क्योंकि आपको पता होगा ना गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी आंदोलन का जब होता तो उसका समर्थन भी करते हैं। सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया। देखिए अब हम लोग पत्रकारिता का कुछ अध्ययन करते हैं कि क्या भूमिका रहा पत्रकारिता का बिहार में। सबसे पहला जो अंग्रेजी अखबार है वह बिहार हेराल्ड ही रहता है 1875 ईस्वी में। हालांकि फिर कुछ आर्थिक कारण के कारण 1897 ईस्वी में, 1897 नहीं 1997 ईस्वी में इसको 1987 ईस्वी में क्या हो जाता है, आर्थिक कारण के कारण बंद हो जाता है। ये तो इस प्रकार से बिहार हेराल्ड बोला जाता है पहला जो अंग्रेजी अखबार होता है, जिसके जो होते हैं कौन होते हैं, गुरु प्रसाद सेन के नेतृत्व में पहला अंग्रेजी अखबार बिहार में पब्लिश किया। फिर 1881 में पटना में इंडियन क्रॉनिकल नामक अखबार होता है। उसके बाद एक और होता है द बिहारी और द बिहार हेराल्ड। ये दो भूमि जो दो होता है, कौन कौन, एक हमने चर्चा किया कि बिहारी और द बिहार टाइम्स, हेराल्ड नहीं, एक बिहारी और एक बिहार टाइम्स, ये दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती बिहार को पृथक करवाने में, यानी पृथक प्रांत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहती। क्या होता है द बिहारी का जो है यह 1903 ईस्वी में साप्ताहिक रूप से इसका पब्लिकेशन होता है, और 1906 ईस्वी में भागलपुर में एक बिहार न्यूज होता, उसके साथ इसको क्या कर दिया जाता है, जो द बिहारी न्यूज़पेपर था 1906 ईस्वी में भागलपुर में एक बिहारी न्यूज था, उसके साथ इसको संलग्न कर दिया जाता है बिहारी न्यूज के साथ। तब से इसका जो नाम हो जाता है वह क्या हो जाता है, द बिहारी नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1917 ईस्वी में जो इसका प्रकाशन जो पहले साप्ताहिक आता था वह क्या आने लगा, वह आने लगा दैनिक रूप से, और वही 1917 में फिर ये बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से जो द बिहारी जो बाद में द टाइम्स बिहारी कहलाया, इस प्रकार से क्या हो गया, उसका फिर 1917 ईस्वी में बंद हो गया। अब क्या होता है, उसके बाद होता बंद होने के बाद 1917 ईस्वी में कुछ समय बाद द सर्च लाइट, उसी की जगह पर द सर्च लाइट 1918 ईस्वी में स्टार्ट होता है, द बिहारी के स्थान पर प्रकाशन होता है, और सर्च लाइट का संपादक सर सैयद हुसैन रहते हैं। ये जो सर्च लाइट होता है 1918 ईस्वी में होता है, यह पहले दैनिक रूप से पब्लिकेशन होता था, लेकिन 1923 ईस्वी में इसका क्या हो जाता था, पहले साप्ताहिक रूप से होता था और उसके बाद 1930 ईस्वी में दैनिक रूप से होने लगता है। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रवादियों के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में रहा। तो देखिए एक प्रश्न पूछता है कि जो सर्च लाइट होता है वह सर सैयद हुसैन का नाम नहीं देगा, वो नाम दे देगा, किनका दे देगा, एक देखिए ना मोहन मदन करके कुछ है, उनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, मुरली मोहन प्रसाद का नाम देखने को मिल जाएगा। तो क्या होते हैं कि जो सर्च लाइट था, देखें हम लोगों ने किस प्रकार से 1918 में सर्च लाइट का क्या किया जाता है, द बिहारी के स्थान पर प्रकाशन शुरू होता। पहले संपादक सर सैयद हुसैन खां के द्वारा किया जाता 1930 ईस्वी में सर्च लाइट, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रवादियों के प्रवक्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब उनके बाद जो उनका उसके बाद वो संपादक का नेतृत्व यही संभालते, मुरली मोहन सिंह संभालते। तो ऑप्शन में कहीं कहीं क्या आपको देखने को मिलेगा कि सैयद हैदर हुसैन ना देकर आपको क्या देखने को मिल जाएगा उस ऑप्शन में, मुरली मोहन प्रसाद। तो वह भी सही होगा, क्योंकि वो जो होते हैं सर सैयद होते हैं, उसके बाद मुरली मोहन समाज, सर सैयद मुख्य सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर काफ़ी भाग लेते हैं, लोगों तक पहुंच बनाते हैं, लोगों में जागरूक करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर मुरली मोहन इसका नेतृत्व करते हैं। तो वह भी सही है। तो सर्च लाइट इस तरह से हम लोग देखे थे किस प्रकार से 1874-75 में बिहार हेराल्ड एक अंग्रेजी अखबार के रूप में साप्ताहिक स्टार्ट होता है, फिर वो दैनिक होता है, फिर आर्थिक कारण से 1897 बंद होता है। फिर किस प्रकार से हम लोगों ने देखा द बिहारी एवं द बिहार टाइम्स, दो अखबार बिहार के पृथक प्रांत बनाने की मांग करता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, बिहार टाइम्स की स्थापना 1903 ईस्वी में साप्ताहिक रूप से होता है। 1906 ईस्वी में बिहार टाइम्स को क्या किया जाता है, बिहारी न्यूज के साथ संलग्न कर दिया जाता, तो द बिहारी नाम दे दिया जाता है। फिर 1917 में उसका दैनिक, जब उसका दैनिक प्रकाशन होता है बंद हो जाता है, फिर उसी के जगह पर द सर्च लाइट स्टार्ट होता है। फिर सर्च लाइट 1918 में स्टार्ट होने के बाद फिर सहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेता है, लोगों को जागरूक करता है। उसके बाद उस समय जो इसके जो स्थापक सर सैयद हुसैन रहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद मुरली मोहन इसके संपादक को संभालते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार में प्रथम समेकित चेक, समेकित मतलब होता है मतलब एक रूप से मिलकर, समेकित रूप से, है ना, समेकित चेकपोस्ट कब स्थापित किया गया। तो इस प्रश्न का आप हमें जवाब दीजिए, कब और किन परिस्थिति में समेकित चेकपोस्ट को किनके साथ ये स्थापित किया गया था, कौन सा राज्य था। तो
तो इस प्रश्न का तो आंसर है वो 2018, लेकिन किनके साथ है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग किसी अगले अध्याय के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं, तब तक हमारे क्लास